हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी अन्न की मौत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं अन्न की मौत। बाजार में जब गेहूं का दाना ना मिलता तो तब कोई मित्र अगर 25-30 किलो गेहूं दे दे तो देश का भविष्य एकदम उज्जवल दिखने लगता है। कल एक मित्र ने 25-30 किलो आटा एक बोरे में भेज दिया था और दुनिया के प्रति मेरी दृष्टि बदल गई थी। दुनिया मुझे उस वक्त बुरी नहीं लग रही थी। जिन मनीषियों ने संसार को दुखमय कहा है, उन्होंने यह तब कहा होगा जब उनके घर में आटा नहीं होगा। आटा मिलने के बाद भी उन्होंने अपने मत को नहीं बदला। अगर मनीषी भी हम छोटे लेखकों की तरह अपनी रचना को एक बार फिर देख लें तो दुनिया बहुत से गलत मंतव्यों से बच जाए। आटा देखते ही मुझे भविष्य बहुत आशावान लगा। मुझे लगा वियतनाम में शांति होने वाली है। निःशस्त्रीकरण होने में अब बहुत देर नहीं है। चीन और पाकिस्तान खुद समझौता करने के लिए आने वाले हैं। मुझे ऐसी आशा भी हुई कि मेरे घर में आटा आ गया है तो राष्ट्र संघ का अर्थ संकट भी आज हल हो जाएगा। हम सब खुश और आशावान हो गए। बहन ने सोचा कि कुछ दिन चैन मिलेगा। भांजों ने सोचा कि कुछ दिन गेहूं की तलाश करने से बचे। हम आटे के बोरों को घेर कर बैठ गए और जैसे जन्मदिन की केक लोग काटते हैं वैसे बोरे को खोलने लगे। बोरा खुला तो बदबू का झोंका आया। आटे को पलटा तो उसमें मरा सड़ा हुआ चूहा निकला। हम सब सन्न जैसे जन्मदिन की केक काटते हुए कोई मर गया हो। सारा आटा रोग बन गया था। हम मुँह लटकाए बैठे थे। कोई किसी से ना बोल रहा था, ना किसी की तरफ देख रहा था। मुझे लगा अब वियतनाम समस्या खतरनाक मोड़ लेने वाली है। राष्ट्रसंघ कर्ज में डूब जाएगा। निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता और एटमी युद्ध की अब पूरी संभावना है। याद आया 2 साल पहले जब चाचा मरे थे, तब उनकी लाश भी इसी कमरे में यहीं रखी थी और हम उसी तरह सिर लटकाए मौन आसपास बैठे थे। तब कोई पूछता था तो बताते कि चाचा निमोनिया से मर गए। आज कोई पूछे तो बताएंगे कि हमारा गेहूं चूहे से मर गया। चाचा जब इस लोक पहुंचे होंगे तो वहां वालों ने पूछा होगा, कहिए पंडित श्यामलाल परसाई कितने किलो पर चले आए। चाचा ने कहा होगा, भैया हम तो रुपए के 2.5 किलो पर ही चले आए। पता नहीं आगे क्या हो। जीने वाले भुगते। पिता ने जो रुपए के 20 सेर पर ही चले गए थे, जब सुना होगा तो परेशान हुए होंगे कि बच्चे बड़ी मुसीबत में हैं। मैं चूहे को देख रहा था और आटे को। चूहे ने सड़कर हर जीवनदायिनी चीज को प्राण घातक बना दिया है। चूहे ने मेरे ही नहीं सारे देश के गेहूं को मार डाला है। ये चूहे खाद्य व्यवस्था के बोरे में घुसकर वहीं मोटे होकर मर गए और सड़कर सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अन्न सब दफना दिया गया। हमें सिर्फ सड़ांध का अनुभव हो रहा था। मुझे लगता है सभ्यता के बोरे में ये चूहे घुसकर सड़ गए हैं। मैं कहता हूँ कि तुम अगर उसे आसपास के कुतरो तो एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर कमबख्त तो उसमें घुसकर सड़ते क्यों हो? खुद तो मरते ही हो, हमारे लिए बदबू और रोग फैलाते हो। हम हर बोरे को खोलकर देखते हैं कि तुम मरकर सड़ रहे हो। क्या तुम हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हो कि हम इस समूची व्यवस्था को दफन कर दें? सरकार कहती है कि हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियाँ रखी हैं। एक आध चूहेदानी की हमने भी जांच की है। उसमें घुसने के छेद से बड़ा छेद पीछे से निकलने के लिए है। चूहा इधर से फंसता है और उधर से निकल जाता है। पिंजड़े बनाने वाले और चूहे पकड़ने वाले चूहे से मिले हैं। वे इधर हमें पिंजड़ा दिखाते हैं और चूहों को छेद दिखा देते हैं। हमारे माथे पर सिर्फ चूहेदानी का खर्च चढ़ रहा है। इस व्यापक षड्यंत्र से घबराकर सोचा था कि इस साल घर का गेहूं खाएंगे। जो अमेरिका और कनाडा को अपना घर मानते हैं वे अपने घर का खाएं। कोई अनाथालय को अपना घर माने तो मैं क्या करूं? मेरे भाई की थोड़ी सी ज़मीन है। उसने मुझसे कहा था कि अपना 2 बोरा गेहूं इटारसी में रखा है, उसे रेलगाड़ी से जबलपुर भेज देंगे, पर वह आया नहीं। मालूम हुआ कि जिले बदर हो गई है। परमिट लेना होगा। साधारण तरीके से परमिट लेना खेती करने से ज़्यादा मेहनत लेता है। असाधारण तरीके से जल्दी मिलता है, उसमें सब जानते हैं। सोचा जितनी मेहनत परमिट लेने में लगाएंगे
उतनी मेहनत से तो घर के सामने के मैदान में फसल खड़ी कर लेंगे। हजारों मील दूर अमेरिका से पराया गेहूँ तो आ सकता है, पर 150 मीटर दूर से अपना गेहूँ आ सकता। अपनी हर चीज़ को रफ्तार कम हो गई है। विदेशी पैसा कैसे दौड़ कर आता है, अपना पैसा रेंगता है। मुझे एक ज्ञानी ने बताया कि अगर तुम यह कह देते कि गेहूँ खाने के लिए नहीं, काला बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हो, तो आ जाने दिया जाता। हमसे यह नहीं हुआ। गेहूँ और पेट में 150 मील का अंतर बना हुआ है। भावनाओं से हम उन बोरों से चिपके हुए हैं। कहते हैं देवताओं का पेट सिर्फ भावनाओं से भर जाता है। देवता होने का फायदा अब समझ आ रहा है, लेकिन शुरू से आदमी बनने की कोशिश में इधर ध्यान नहीं दिया और अब हो गई बहुत देर। यह पेट आदमी का रह गया जो भोजन डालने से ही भरता है, पर 150 मील दूर का गेहूँ कैसे खाया जा सकता है? दो तरकीबें हैं। एक तो यह कि हम सब इटारसी जाएं और जब तक 2 बोरे पूरे उन्हें खाकर वापस लौट आएं, या फिर हम हफ्ते इटारसी जाएं और हफ्ते भर में के लिए गेहूं खाकर लौट आएं। इसमें एक डर है, हम गेहूं खाकर गाड़ी पर चढ़ने स्टेशन आए, तभी कोई अधिकारी हमारा पेट टटोल कर कहे तुम नहीं जा सकते, भरे पेट पर जलाबंदी हो गई है। तब तो हमें पेट खाली होने तक वहीं रुकना पड़ेगा। नहीं, दोनों तरीके अपने काम के नहीं। अपनी चिंता से बचने के लिए मैं अखबार उठाकर देखता हूँ तो दूसरी जगह क्या हाल है, सब कहीं यही हाल है। मुझे सहसा राष्ट्र की एकता का बोध होता है। हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, सब जगह अन्न को मारकर दफना दिया गया। कोटि कोटि नर नारी अन्न संकट के सूत्र में बंधकर एक हो गए। भुखमरी और भ्रष्टाचारी हमारी राष्ट्रीय एकता के सबसे ताकतवर तत्व बन गए। धर्म, संस्कृति और दर्शन कमजोर पड़ गए हैं। कैसी अद्भुत एकता है। पंजाब का गेहूँ गुजरात के काला बाजार में बिकता है और मध्य प्रदेश का चावल कलकत्ता के मुनाफाखोरों के गोदाम में भरा है। देश एक है। कानपुर का ठग मदुरई की ठगी करता है, हिंदी भाषी जेब कता तमिल भाषी की जेब काटता है और रामेश्वर का भक्त बद्रीनाथ का सोना चुराने चल पड़ता है। सब सीमाएं टूट गईं। अब जरूरी नहीं कि हैदराबाद का रेड्डी वहीं भूखा मरे, वह पटना में भी मर सकता है, क्योंकि देश एक है। मुनाफाखोरी, कालाबाजारियों, भ्रष्टाचारियों ने मिलकर राष्ट्र को एक कर दिया है। सुंदर पनपने वाले रविंद्रनाथ की उल्लासमय जिज्ञासा थी कि हे हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सब किसके आह्वान पर भारत महामानव सागर में एकत्र हो गए हैं। मैं पूछता हूँ, कभी वे तो ठीक आए, मगर ये सब जातियों के लुच्चे किसके आह्वान पर इधर आए? एक मंत्री ने अभी कहा है कि यदि गरीबी और भुखमरी है तो इतने लोग सिनेमा क्यों देखते हैं? उन्हें नहीं मालूम कि भोजन से सिनेमा सस्ता पड़ता है। एक बार के साधारण भोजन में जितना लगता है उससे आधे दाम में सिनेमा देखा जा सकता है। मन खुश होता है और 3 घंटे भूख भाग जाती है। आदमी एक खाना छोड़कर सिनेमा क्यों ना देखे? तर्क तो मैंने दे दिया, पर यह कैफियत मुझे भी बड़ी डरावनी लग रही है। जो कौम भूखी मारी जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए, वह अपने दिन कैसे बदलेगी? अद्भुत सहनशीलता है इस देश के आदमी में, और बड़ी भयावह तटस्थता। कोई उसे पीट कर उसके पैसे छीन ले तो वह दान का मंत्र पढ़ने लगता है।